नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली के दंगे या दिल्ली की जो हिंसा जिसे कहा जाए, उसको अब एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने इस दौरान द वायर पर देखी होंगी, मेरा विश्लेषण भी आपने देखा होगा, दूसरे जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं उनका भी विश्लेषण आपने देखा होगा। लेकिन उस सब के बावजूद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भी हमारे सामने खड़े हुए हैं, जिनके जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। और कम से कम नेताओं से हम इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि जो सवाल उन्होंने खड़े किए हैं उनके जवाब भी उनके पास होंगे। और ख़ासकर ये बात कि 2020 में, 21वीं सदी में, यानी कि नई दहाई, एक नया दशक शुरू हुआ 2020 से। उम्मीद की जा रही थी कि ये आकांक्षाओं का, सपनों का, नई उम्मीदों का ये दशक होगा। इसी दशक की शुरुआत में देश की राजधानी दिल्ली में इतनी भीषण हिंसा हो रही है, जहां करीब करीब 45 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है। लेकिन इस सब के साथ साथ जो हमारे दिल, दिमाग, मस्तिष्क, हमारी विचारधारा और किस तरह से एक आइडिया, एक विचार के स्तर पर भारत जिएगा, भारत आगे बढ़ेगा, भारतवासी एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, समुदायों में आपस में किस तरह के रिश्ते होंगे, क्या इस हिंसा ने, इन दंगों ने ये कुछ भी बदल दिया है? कुछ ऐसे ही बहुत मुश्किल सवाल हम उठाएंगे यहाँ पर। मेरे साथ अपूर्वरन जी मौजूद हैं। आप लगातार इनके कार्यक्रम देखते रहते हैं और ये कोई एक तरह से बहस नहीं है, बल्कि एक चर्चा है जिसमें कुछ सवाल मेरे जहन में हैं, कुछ सवाल अपूर्वनंद जी के जहन में हैं। हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मन तलाश करने का कोशिश करेंगे एक दूसरे का, आप लोगों का, और एक तरह की बातचीत करके हम ये कोशिश करेंगे जानने की कि किस तरह से अब इस हिंसा के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अपूर्वरन जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, मेरे मन में बार बार ये सवाल जो उठता है वो ये कि ऐसे वक्त में जब हमें लगता था कि जो सांप्रदायिक हिंसा है वो अतीत की एक कहानी है, एक अतीत की एक ऐसी अंधी गली है जो हम पीछे छोड़ आए हैं, एक ऐसा बक्सा जो हम बंद कर चुके हैं, जिसे हम फिर से नहीं खोलना चाहते। 2020 में बड़ा मन जो है वो कचोटता है कि भारत जैसे देश में, जहाँ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऐसा लगता था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच, कम से कम दो समुदायों के बीच बन चुका है, इस तमाम सांप्रदायिक राजनीति के बावजूद। लेकिन इन दंगों के क्या मायने हैं? इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। एक तो आपने सांप्रदायिक दंगों की बात कही कि अब वो बीता हुआ अध्याय हो चुका है, क्योंकि हम ये समझने लगे थे जिस तरह हिंसा का स्वरूप बदल रहा था कि अब इस प्रकार की हिंसा की आवश्यकता नहीं जिसमें लोग हिस्सेदारी करेंगे। और पिछले दिनों जो निशाना बनाकर मुसलमानों की हत्या की जा रही थी, माना जा रहा था कि अब शायद ये नया तरीका है, या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस हिंसा को लोगों के बीच वितरित करना और लोगों को उसमें शामिल करना, शायद यह तरीका है। लेकिन हम भूल गए, और यह हमारी गलती थी, कि हिंसा के किसी भी तरीके को छोड़ा नहीं जाता है और हमेशा उसको बरकरार रखा जाता है ताकि लोगों को उसमें शामिल किया जा सके। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर 2013 की हिंसा को देखें, 2002 की हिंसा को देखें, उस बीच में होने वाली दूसरी हिंसा को देखें, तो एक प्रयास होता है उस हिंसा की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी का कि जनता उस हिंसा में शामिल हो और उस आपराधिक कृत्य में शामिल हो, जिससे उसका अपराधीकरण लगातार होता रहे। क्योंकि जनता के जितने बड़े हिस्से का अपराधीकरण होगा, उतना वो अपराध को जायज़ ठहराएगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक सिर्फ छोटे से हिस्से को उसमें शामिल करें और जनता उस खुद को उससे अलग कर ले। एक हिस्से को आप शामिल करें, लेकिन यहाँ जो नई तकनीक दिखलाई पड़ रही है, वो तकनीक है इस बार जो बहुत फ़िक्र की बात है और सोचना चाहिए कि ये पिछले दंगों से अलग है, यानी 2002 से भी अलग है संभवतः, जिसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे थे। यहाँ हमें जो अभी तक सूचना मिल रही है वो यह है कि शायद तैयार किए गए थे गैंग्स, क्योंकि हेलमेट पहन के वे आए और उनके पास पूरी तैयारी थी, और वो इस तैयारी से आए थे कि वे घरों को नेस्तनाबूद कर देंगे। और स्थानीय लोग बहुत उन्हें जानते नहीं थे। स्थानीय लोग, मुझे जहाँ तक जो कुछ रिपोर्ट्स में जो देखा, सृष्टि कुछ रिपोर्ट्स लेकर आई, उनमें मैंने जो सुना वो ये था कि जो मोहल्ले के लोग थे, जो पड़ोसी थे, वो घर की निशानदेही कर रहे थे कि ये घर, ये घर, ये घर फलां समुदाय के लोगों का है, लेकिन हमलावर दूसरे थे। तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि वो जुर्म में शामिल नहीं थे, लेकिन शायद जैसे आपने कहा कि उनके ज़रिए बराबर की हिस्सेदारी नहीं थी। हाँ, चूँकि आपकी भी बात हुई है इस बीच आप भी गई हैं, और शायद आपके हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से बात हुई है, और मुझे बहुत शर्म आती है कि हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से बात हुई है, गोया कि दो बिल्कुल अलग किस्म के लोग हों।
लेकिन हमें ये कबूल करना पड़ता है कि अभी इस तरह के हालात हैं। उसमें ये जान पड़ता है कि ये गैंग्स हैं जो लोगों को इससे आज़ाद करते हैं कि वो सीधे अपराध में हिस्सा लें, लेकिन वे गैंग्स को सिर्फ इशारा करते हैं और फिर गैंग्स अपना काम करते हैं। इसलिए जब स्थानीय लोगों से बात की, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका क्या आपके ऊपर क्या छाप पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि वे कह रहे हैं कि हम शामिल नहीं थे और हम रोक भी नहीं सकते थे, और मुसलमानों ने क्यों डंडे उठा लिए। ये बार बार हमसे कहा गया, दो कम से कम 3 जगह, कि अगर ये डंडे नहीं उठाते, अगर ये पत्थर नहीं उठाते तो ये नहीं होता। और ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि अगर एक भीड़ आ रही है हमला करने और पहचानवाया जा रहा है कि ये मुसलमान घर है, तो फिर मुसलमानों से ये उम्मीद कैसे की जा रही है कि वो लाठी भी ना उठाएं। और इसको लेकर क्यों गुस्सा है उस गली के हिंदुओं में कि अगर ये ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। यह बात मुझे थोड़ी अटपटी भी लगी, लेकिन जो आपका सवाल था उसी को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह एक नए दौर में हिंसा पहुँची है, और ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि इस बार गोलियों से काफ़ी हत्याएं हुई हैं। इसका मतलब तमंचे और बाकी फायर आर्म्स काफ़ी इकट्ठा किए गए हैं, और ये लोग आपके हमारे बीच हैं। हमें मालूम भी नहीं है कि कौन है, कहाँ हैं, चारों तरफ हैं। अगर ये होगा तो जब तय किया जाएगा कि यहाँ हिंसा करनी है, वहाँ हिंसा होगी, और स्थानीय और हमेशा स्थानीय और बाहरी का अंतर बना रहेगा, और कभी भी हम पता नहीं कर पाएंगे कि किसने यह अपराध किया, क्योंकि दरअसल राज्य की मशीनरी को यह जानने में दिलचस्पी नहीं है कि किसने अपराध किया। यह भारत का इतिहास रहा है। बम्बई और गुजरात, दिल्ली, भागलपुर, दिल्ली से लेकर अब तक कि राज्य को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं रही है कि हिंसा किसने की। लेकिन अब ये बिल्कुल नए दौर में है जिसमें राज्य की एजेंसी या तो हिंसा के लिए रास्ता हमवार कर रही है, या वो खुद इसमें हिस्सा ले रही है। जैसे बहुत लोगों ने कहा कि पुलिस रास्ता साफ कर रही थी, पुलिस आगे आ रही थी, भीड़ पीछे आ रही थी, कुछ जगह पुलिस भीड़ को कह रही थी, और या मुसलमानों को वो रोक रही थी लेकिन हिंदुओं को रास्ता दे रही थी। तो जो आप बीते हुए अध्याय की बात कर रही हैं, वो शायद बीता हुआ अध्याय कभी नहीं था। और हमें लगा था कि नई तकनीक आ गई है, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं कि एक चीज़ छोड़ दी जाती है, दूसरी चीज़ ले ली जाती है। मुझे लगता था कि ये राज्य और नागरिकों के बीच की बात है, ये 2 तरह के नागरिकों के बीच की बात नहीं है, बल्कि ये लड़ाई पिछले 5-6 साल में हमने देखा कि खासकर जितनी ब्लेटेंट एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स हुई, कि अभी ये स्टेट और जो नागरिक हैं, जो मुस्लिम नागरिक हैं, उनके बीच की एक लड़ाई है, जिसमें अब कानूनी इसको बाकायदा सील लगाकर इस पर CAA, NRC, NPR के ज़रिए उनको एक तरह से बहिष्कृत या उनको एक 2M दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसको कभी ये नहीं लगा था कि ये 2 तरह के 2 धर्मों के मानने वाले समुदायों के बीच आपस की लड़ाई है। इसलिए ये समझना मुश्किल है कि क्या ये, चूँकि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये CAA, NRC प्रो CAA प्रोटेस्टर्स और एंटी CAA प्रोटेस्टर्स के बीच में है, लेकिन अगर ये सिर्फ CAA की लड़ाई होती है पूर्वानंद जी, तो क्यों 6 मस्जिदों पर हमला होता, जिसमें 4 तो बिल्कुल पुष्ट हैं अब तक? क्यों ऐसा होता? मुझे 20 का मालूम है। 20 का मालूम है, तो पुष्ट कम से कम जो अखबारों ने अभी तक बताया है कि 4 से लेकर 6 मस्जिदें जिन पर हमला हुआ है, और अभी ज़ाहिर है और ख़बरें आती रहेंगी, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है पत्रकार के तौर पर कि हमारे जैसे जो संस्थान हैं, या जिसको हम ऑल्टरनेट मीडिया अब तक कहते रहे हैं, वो ही ऑल्टरनेट मीडिया है जो ये सब कुछ जानने समझने की कोशिश कर रहा है, और उसके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है। हमें अभी तक ये भी नहीं पता है, मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली की जो हिंसा है उसमें 20% भी अभी उभर कर नहीं आया है, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है और जिस स्तर की हिंसा ये नज़र आ रही है। मेरे पास पूर्वानंद जी 20 से लेकर 50 फ़ोन कॉल्स रोज़ आते हैं। मैंने फ़ोन उठाती हूँ, मैं ये भी नहीं पूछती हूँ कि आपका नाम क्या है, आपको मेरा नंबर कैसे मिला, क्योंकि मैं ये वो खो चुकी हूँ एक तरह से ये क्यूरोसिटी, क्योंकि कहीं से भी मेरा नंबर मिला, वो ज़रूरतमंद लोग हैं। कोई ये कह रहा है कि मेरा भाई खो गया है, कोई ये कह रहा है कि मेरी मस्जिद पे हमला हुआ है, कोई ये कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, कोई महिला है ये कह रही है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं, कोई कहता है कि आइए हमारे इलाके की खबर लीजिए। इस तरह के लोग 20 से लेकर 50 लोग मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, और वो लोग जिनके हाथ मेरा नंबर लग चुका है।
तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो ये स्तर है, जो स्केल है इस हिंसा का, वो इससे कहीं बड़ा है जो हमें अभी दिख रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया को दिलचस्पी नहीं है, उनको एक ताहिर हुसैन मिल चुका है। वो भाजपा, आरएसएस, संघ के तमाम जो गुनाह हैं वो सब माफ़ करके उनके लिए एक अच्छा परफेक्ट विलन ताहिर हुसैन मिल गया है। मुझे नहीं मालूम ताहिर हुसैन ने वो हिंसा में अंजाम दिया या नहीं दिया, क्या वो अंकित की हत्या में शामिल था या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अंकित के अलावा भी 44 लोग मारे गए हैं अभी तक। उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, उन्होंने खुदकुशी नहीं की है, उनकी हत्या भी कम बर्बरता के साथ नहीं हुई होगी, लेकिन एक व्यक्ति की हत्या जिस पे बहुत दुख है, हर इंसान की हत्या, हर इंसान के खून खराबे से हम सबको दुख होना चाहिए, लेकिन जब एक को धुरी बनाकर और दूसरों को उसके साथ पीड़ित बनाया जाता है और भुलाया जाता है, तो ये तकलीफ़ का स्तर ही दूसरा होता है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, और इसमें एक तरह का छलावा है, एक धोखा है जो हम लोग खुद को दे रहे हैं। और मुझे तकलीफ़ के साथ यह कहना पड़ता है कि ख़ासकर इस छलावे में हिंदू खुद को डाल रहे हैं, और यानी अंकित शर्मा का नाम सामने लाकर, सिर्फ अंकित शर्मा नहीं, कई हिंदू हैं जो मारे गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने आज सूची जारी की है, और मैं सूचियों के तरीके को भी देख रहा था। मैं उस तरीके को भी देख रहा था जो अरविंद केजरीवाल ने अपनाया जब उन्होंने नाम पढ़े थे जिनकी हत्या हुई है उनकी। तो उन्होंने इसका ख्याल रखा कि एक मुसलमान नाम पढ़ें, एक हिंदू नाम पढ़ें, फिर एक मुसलमान नाम पढ़ें, एक हिंदू नाम पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको ये चीज़ दिखलाई पड़ती है, लेकिन पोलिस प्रोजेक्ट ने अक्षराधिक क्रम से दिया है, अल्फ़ाबेटिकल, जो ज़्यादा सही तरीका है। अल्फ़ाबेटिकल में अरमान भी आ सकता है और आकाश भी आ सकता है। तो लेकिन यह तथ्य कि एक हिंदू मरा है, या 10 हिंदू मरे हैं, या 15 हिंदू मरे हैं, यह तथ्य इस हिंसा के चरित्र को बदल नहीं सकता, और उसको हम अगर कबूल नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी है। आपने एक बहुत ज़रूरी बात कही, वह यह है कि पिछले कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि नागरिकों का एक हिस्सा है जो राज्य से संघर्ष कर रहा है, वो अपनी नागरिकता के सवाल को लेकर संघर्ष कर रहा है। इत्तेफाक से वो मुसलमान है, क्योंकि उसी पहचान की वजह से उस पर हमला किया गया है। और अगर इस पूरे राज्य का एक तबका राज्य से मांग कर रहा है, तो दूसरे तबके को क्यों उज्र होना चाहिए? ये बहुत मेरे लिए बहुत हैरानी की बात है कि हिंदुओं ने इसे अपने खिलाफ माना। और कैसे वो लोग जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो दूसरे समुदाय को कैसे उकसा रहे हैं। बार बार ये कहा गया कि उकसाया गया, हाँ, शाहीन बाग लगाए गए, उन्हें बढ़ाया गया, औरतें वहाँ पर बैठी हुई हैं। तो बार बार मुझे भी अब तक ये समझ में नहीं आया कि कैसे ये कन्विंस करने में बहुसंख्यक समुदाय को, हमारा भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो सरकार है, वो कैसे कामयाब रही ये कहने में कि आप उकसाए जा सकते हैं, या आपको ऐसा समझना चाहिए, या आपको प्रोवोकेशन में आ जाना चाहिए क्योंकि कुछ लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, यानी वो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें दो चीज़ें हुई, और मेरी याददाश्त में पहली बार हुआ कि भारतवर्ष में जनता के एक हिस्से ने कहा कि ये हमारी सरकार है, और तुम्हारी मजाल कैसे है कि हमारी सरकार के फैसले को, या हमारी संसद है, हमारी संसद के फैसले को तुम चुनौती दो। अब अगर हम 10 साल पहले जाएं, 2011-2010 के अंत में, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसने संसद को सीधे चुनौती दी, और उसने कहा कि संसद क्या तय करेगी, हम ही तय कर देंगे कि लोकपाल कैसे होना चाहिए। और उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया तिरंगे झंडे के साथ। उसमें किसी ने नहीं पूछा कि राज्य को चुनौती दे रहे हो, सरकार को कैसे चुनौती दे रहे हो, संसद ने एक फैसला कर लिया है उसको कैसे चुनौती दे रहे हो। लेकिन इस बार जो प्रश्न किया जा रहा था वो ये कि आपकी मजाल कैसे है कि संसद ने कर दिया। ये एक तरह की अपराइजिंग है संसद के ख़िलाफ़, और लोकतंत्र विरोधी है। और हिंदुओं के एक तबके ने खुद को प्रो सीएए डिक्लेयर कर दिया कि वो प्रो सीएए हैं। पहले तो इस शब्दावली से छुटकारा पा लेना चाहिए। प्रो सीएए प्रोटेस्टर नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रोटेस्टर एक अलग चीज़ होती है, वो प्रोटेस्ट करता है किसी चीज़ के खिलाफ, और प्रोटेस्ट एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन यहाँ प्रोटेस्टर नहीं थे, ये अटैकर थे। और प्रो सीएए कह के दरअसल आप जिस वाक्य को नहीं, शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो है एंटी मुस्लिम। ये एंटी मुस्लिम अटैकर्स थे जिनको आप प्रो सीएए प्रोटेस्टर कह रहे हैं। और ये बहुत मीडिया की तरफ से हुई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जो वो लगातार कर रही है। यह जो फ़र्क पैदा कर लिया गया, और शाहीन बाग में
भर दिया गया कि यह दरअसल मुस्लिम मर्दों की साजिश है कि उन्होंने अपनी औरतों को सामने किया है, उनके पीछे वे छिपे हुए हैं और किसी किस्म का षड्यंत्र चल रहा है। बाकायदा आदित्यनाथ ने तो नाम भी ले दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप लिहाफ में रज़ाई में छिपे हुए हैं और अपनी औरतों को चौराहे पर बिठाया है। बाकायदा चौराहे शब्द का इस्तेमाल किया। और आप और हम हिंदी भाषी लोग हैं, हम जानते हैं जब हम ये कहते चौराहे हैं पर बैठने वाली औरत का क्या मतलब होता है। जी हाँ, हर कोई जानता है। तो यह जो धोखा है, इस धोखे को समझने की हम लोगों को ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ कि हिंदुओं को इस पर सोचने की ज़रूरत है। मैं जानबूझकर हिंदुओं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जानते हुए कि इससे क्या आरोप लग सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं के एक बड़े तबके ने हिंदुओं की तरह इसको समझा है। और वह मैं अभी जो 4-5 दिनों में अलग अलग जगह शिव विहार और दूसरी जगहों पे हिंदुओं से बातचीत हो रही है, तो उसमें वे लगातार कह रहे हैं इन्होंने जीना दूभर कर दिया था, सड़क जाम कर दी थी, बैठ गई थी अलग अलग जगह, और अगर ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो एक तरह का जस्टिफिकेशन है जो इस हिंसा के लिए दिया जा रहा है, जिसमें शाहीन बाग और दूसरी जगह के विरोध प्रदर्शनों। मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पर कहना चाहती हूँ जो मन में मेरी थी। एक तो पहली बात कि जो क्लास का पूरा एक एंगल था कि ख़ास जिस इलाके का हम जिन इलाकों का जिक्र कर रहे हैं वो सामाजिक आर्थिक हिसाब से निम्न वर्ग के लोग हैं, कि दंगे शायद उन्हीं इलाकों में होते हैं। एक मेरे पत्रकार दोस्त हैं, उनसे बातचीत हो रही थी और वो कहने लगी कि क्या तुम्हें अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता होती है। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता होती है, ख़ासकर रिपोर्टिंग के दौरान हर तरह के इलाकों में जाना होता है। और एक तरह का एक कैरिकेचर ये बनाया गया है कि जो भी पत्रकार सवाल उठा रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, और ख़ासकर अगर आप एक धार्मिक पहचान से आते हैं तो आपको सिर्फ ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं। तो मैंने जब उनसे कहा कि हाँ ये बात सच है, तो उन्हें हैरानी हुई। वो ये कह रहे थे कि अब तक ये क्लास का इफ़ेक्ट माना जाता था कि एक ख़ास क्लास के लोगों को कम से कम जो उनका फ़िज़िकल सिक्योरिटी है, शारीरिक जो उनकी सुरक्षा है, चाहे वो किसी भी धर्म से आते हों, उसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपूर्वानंद जी, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज देश में किसी भी क्लास का मुसलमान, किसी भी इलाके में रहने वाला, उसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो सकती है और उसके पास 1 लाख रुपया भी हो सकता है और 50 करोड़ रुपए भी हो सकते हैं बैंक में, वो अपने को उतना ही असुरक्षित महसूस कर रहा है जितना नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के चांदबाग या मुस्तफ़ाबाद या सीलमपुर में रहने वाला मुसलमान। क्योंकि जिस भीषण तरीके से और जिस बारीकी के साथ आइडेंटिफाई करके घरों को निशाना बनाया गया है, उसमें कोई भी सेफ़ नहीं है। आप एक मिक्स्ड कॉलोनी में भी रह सकते हैं जहाँ 10% मुसलमान हों और 90% हिंदू रहते हों, वहाँ भी आपके घरों को टारगेट किया जा सकता है, वहाँ आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और पहली बार बहुत दुख के साथ मैं दर्शकों के साथ ये एक अपनी पर्सनल कहानी भी शेयर कर रही हूँ कि परसों की रात, रविवार की रात, एक ऐसी सोसाइटी में मैं रहती हूँ जो सपोजिडली काफ़ी सेफ़ मानी जाती है और जहाँ 10-15% मुसलमान रहते हैं और बाकी सब पीसफुल, काफ़ी पीस लविंग और बहुत सभ्य हिंदू हैं। मुझे अपने घर से परिवार को लेकर एक सपोजिट सेफ़र मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में जाना पड़ा एक रात के लिए। मेरे ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, मेरी जान भी नहीं गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो बहुत बुरी तरह टूट गया, और ऐसा था कुछ जो मर भी गया कि क्या 2020 में अपनी इस प्रोफेशनल स्टैंडिंग के साथ, जहाँ एक पत्रकार के तौर पर मैं बेआवाज़ों की आवाज़ बनने की कामना करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरा ये काम है, मेरे काम का हिस्सा है, क्या मुझे भी अपनी जान बचाने के लिए एक सपोजिट सेफ़र इलाके में जाना पड़ेगा? इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। 2002 में जब गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के घर पर हमला हुआ, तो मुझे नहीं लगता है कि गुजरात के उच्च न्यायालय ने कुछ ख़ास कदम उठाया था, कुछ ख़ास चिंता दिखाई थी। यह मुझे याद है 1987 जब मैं जिस मकान में रहता था उसमें पटना हाई कोर्ट के जज रहते थे और रामशिला पूजन वगैरह का शोर चल रहा था और पटना में हिंसा हुई थी पहली बार। और मैंने देखा था कि पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वे आए, क्योंकि जिनका मकान था वे मुसलमान थे, जज थे, और उन्होंने आके कहा कि आपके घर पे सिक्योरिटी लगेगी। और जज साहब ने कहा कि नहीं, मैं तो यहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं कैसे यहाँ सिक्योरिटी लेके रह सकता हूँ, मुझे घर के बाहर पुलिस नहीं चाहिए। और सीजे ने कहा कि नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी है, आप मेरी जिम्मेवारी हैं और सिक्योरिटी लगेगी। तब से अब तक वक्त बहुत बदल चुका है। उच्चतम न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश को कोई वैसी जिम्मेदारी महसूस नहीं होती कि क्यों ये हिंसा लगातार हो रही है। लोग ये कहते हैं कि मुसलमान कल्पना कर रहे हैं, आरफा खानम शेरवानी कल्पना कर रही हैं, दूसरे लोग कल्पना कर रहे हैं, लेकिन अगर वैसे किस्से आप पढ़ेंगे जो रोज़ाना आपको सोशल मीडिया पर सुनाई पड़ते हैं, जिसमें आप अगर टैक्सी में चल रहे हैं, ऊबर या ओला में, तो अगर आप मुसलमान हैं पहचान लिए जाते हैं। मुझे एक मेरे प्रोफेसर दोस्त ने कहा, रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि कनॉट प्लेस में वो एक तरफ खड़े थे और टैक्सी वाला दूसरी तरफ खड़ा था और उन्होंने सर पे कुल्लू की टोपी लगाई हुई थी। उसने कहा कि आपका नाम तो फ़लाँ है, लेकिन आपने हिंदू टोपी लगाई थी, तो मैं आपको कैसे पहचानता। और बोले कि मुझे बहुत अजीब लगा, मेरी पूरी ज़िंदगी में ये बात मुझसे पहली बार कही गई। मुझे ये टोपी पसंद है, मैं पहनता हूँ। लेकिन एक मुस्लिम प्रोफेशनल का अनुभव जिसमें वो कहते हैं कि जो टैक्सी वाला है, जब वो नाम जान लेता है तो वो कैंसिल भी करता है उनका, और अगर चल रहा है तो वो लगातार हॉस्टाइल बातचीत करता चलता है। या मुंबई के उस उबर में चल रहे प्रोफेशनल का अनुभव बापादित्य का, जिसमें उसको पुलिस थाने पहुंचा दिया गया, तो वो तो हिंदू था, लेकिन मुसलमान होता तो क्या। या कल की एक लड़की का अनुभव जो कि हिंदू है, लेकिन यह दरअसल जब जिससे बैग छीन लिया गया मेरे पत्रकार मित्र की बेटी का, और आईडी चेक की लड़कों ने और वापस बैग फेंका और कहा तू बच गई क्योंकि तू हिंदू है। इस खबर को जब दूसरी मुसलमान लड़कियां सुनेंगी, वो एक देखने में बिल्कुल आधुनिक लड़की है, लेकिन वो बच गई। इसका उल्टा सवाल यह है कि अगर वो हिंदू नहीं होती तो क्या, और आईडी चेक किए जा रहे हैं। तो ये 2020 में मुसलमानों के साथ हो रहा है। उनसे शिकायत क्या थी? उनको ये कहा जा रहा था कि आप पढ़ते लिखते नहीं हैं, आप बैकवर्ड हैं, आप पिछड़े हैं, आपको पिछड़ेपन से आज़ाद होना चाहिए। लेकिन आप प्रोफेशनल हों, आप जज हों या आप कुछ भी हों। मैं एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ। उससे पहले मैं एक तजुर्बा आपके साथ बांटना चाहती हूँ, ख़ासकर एक वायर की कहानी, जिसने 3 दिन हो गए मुझे इस कहानी को पढ़े हुए, लेकिन इस कहानी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। और शायद जलती हुई लाशें या जलते हुए घर या सब कुछ से ज़्यादा इस कहानी ने मेरे ऊपर असर छोड़ा है। इसके बाद मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि यहाँ से हम कहाँ जा रहे हैं? क्या अभी भी जो मिडिल ग्राउंड है उसको रिक्लेम करने, उसको वापस पाने की जो हमारी आकांक्षा और जो हमारी कोशिश होनी चाहिए, उसको कैसे हम हासिल करें? उससे पहले दर्शकों के साथ मैं एक कहानी ये बांटना चाहती हूँ कि नेओमी बार्टन हमारी संवाददाता हैं, सोशल मीडिया एडिटर हैं। उन्होंने एक कहानी की, वो लगातार पिछले 1 हफ्ते से दंगों को कवर कर रही हैं, लेकिन उनकी एक कहानी जो मेरे अंदर बस गई है और जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, वो कहानी है कि जो अशोक विहार इलाके में जिस मस्जिद को जलाया गया, उस मस्जिद के पीछे मकान जल रहे थे और फायर ब्रिगेड के जो लोग थे, फायरमैन जो थे, वो उस मस्जिद की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान नीचे, मस्जिद के ठीक नीचे दुकान थी, जूतों की दुकान। उस जूतों की दुकान को वहाँ दंगाइयों ने, या दंगाइयों कहना मुनासिब नहीं होगा, साधारण लोगों ने जो नेबर्स थे, उन पूरे हालात का फ़ायदा उठाते हुए उस दरवाजे को तोड़ दिया जूते की दुकान की। जब दुकान का दरवाज़ा टूटा पूर्वानंद जी, तो वहाँ छोटे बच्चे, महिलाएं, सारे पड़ोसी, उस दुकानदार के पड़ोसी उस दुकान में एंटर हुए। उसके बाद वो ग्राहकों की तरह, कस्टमर्स की तरह उन्होंने जूते निकाले, अपने नाप के, अपनी पसंद के, नए फैशन के जूते वो पहन के देखने लगे। पहले एक एक जोड़ी उन्होंने लिया, फिर वो आपस में टॉन्ट करने लगे कि एक से क्या होगा तुम्हारा, तो वो 2 लेने लगे। फिर उनकी हवस और बढ़ गई, उन्होंने प्लास्टिक के थैले में जूते भरने शुरू कर दिए। उसके बाद कुछ ने जो डिब्बे थे जूतों के, उनको सुतली से बांधकर साथ ले जाने लगे। नेओमी ने जो आखिरी सेंटेंस लिखा, आखिरी पैराग्राफ था उनका, वो ये था कि अब इस सब के गुजर जाने के बाद एक जलती हुई मस्जिद की पृष्ठभूमि में ये हिंदू परिवार रहेगा, नए नए जूते पहन के बच्चे और माँ बाप एक दूसरे को दिखाएंगे और बहुत खुश होते रहेंगे। आप जो ब्यौरा बतला रही हैं, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है और मुझे 1984 की याद आ गई। मैं पटना अशोक राजपथ की सड़क पर था, पटना मेडिकल कॉलेज के सामने सिखों की दुकानें थीं, टेंट हाउस, क्रॉकरी, साइकिल, और लोग इत्मीनान से कोई पहिया लिया चला जा रहा है, एक ही पहिया, कोई क्रॉकरी की दुकान से तश्तरी का सेट उठा के ले जा रहा है, कोई फ्रिज टांग के ले जा रहा है, और ऐसा करने वालों में साधारण लोग थे। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज कैंपस में रहने वाले लोग भी थे उसमें शामिल।
इसलिए वो ब्यौरा पढ़ के मुझे बहुत हैरानी नहीं हुई, उसके इत्मीनान को पढ़ के। और ये बहुत बड़ी तब्दीली हुई है, क्योंकि 1984 में लोग हड़बड़ी में थे और इसलिए वे चुन नहीं पा रहे थे। लेकिन 1984 से 2020 में ये फ़र्क आया है कि उनको मालूम है कि कुछ नहीं होगा अब। हालांकि 1984 में भी यह इस बात का इत्मीनान था, लेकिन 2020 में वह बढ़ गया है। अगर आप मुसलमान के साथ कर रहे हैं तो कभी कुछ नहीं होगा, अब काफ़ी इत्मीनान के साथ ये काम कर सकते हैं। अगर इस इत्मीनान का एहसास नहीं होता तो जिस तरह घरों को बर्बाद किया गया है, तबाह किया गया है, वह 5 मिनट में नहीं होता है, 10 मिनट में नहीं होता है। वो दंगाई भीड़ नहीं करती है, वो एक ऐसा गैंग करता है, ऐसी भीड़ करती है जो इरादतन आई है कि वह तबाह कर देगी, यानी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगी मुसलमानों की, कि वो फिर कभी खड़ा ना हो सकें। बड़े मकान, ख़ासकर संपन्न लोगों के मकान ख़ासकर निशाना बनाए गए हैं, लेकिन हर तरह की चीज़ बर्बाद कर दी गई है, रोज़ी रोटी, तमाम चीज़ें। यह ज़्यादा चिंता का विषय है। क्या मिडिल ग्राउंड बाकी है अभी भी? मैं नहीं जानता, और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या वो है। मैं चाहता हूँ कि वो हो। उन किस्सों से, उन कहानियों से जो मीडिया ने इस बीच निकाल के लाए हैं, जिसमें एक हिंदू बार बार आग में घुसता है और अपने मुसलमान पड़ोसी को निकाल कर लाता है और झुलस जाता है, और मैं ये सोचता हूँ वो ये बहुत सहज मानवीयता है। ऐसा शायद हम और आप सबको करना चाहिए, लेकिन ये इतनी असाधारण क्यों हो जाती है, इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कि हमें बताना पड़ता है कि ये हम कर सकते हैं। हम अपने पड़ोसी को बचा सकते हैं एक असाधारण स्थिति में, हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं। यहाँ जो चीज़ दिखलाई पड़ रही है, और ये नोट करने लायक बात थी, कि एक ही गली में अगर हिंदू हैं और मुसलमान हैं, तो जाहिर है मुसलमानों के घर जल गए हैं और हिंदुओं के घर नहीं जले हैं। ये मैंने कई जगह देखा। हिंदू भी बैठे हुए हैं, मुसलमान बहुत बेचैनी में अपना घर देख रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, लगातार बोले चले जा रहे हैं, और हिंदू उनको देख रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें थीं, एक थी उदासीनता और दूसरी थी हॉस्टिलिटी। वो हॉस्टिलिटी थी कि ये बहुत, इनका दुख बहुत दिखलाया जा रहा है। एक पड़ोसी आया और उसने दौड़ के अपने घर ले गया हिंदू, और उसने कहा कि देखिए हमको कितना नुकसान हो गया, दरारें पड़ गई हैं। उसके बगल के घर पूरा उड़ा दिया गया था। एक दीवार के घर के 2 घर थे। तो मैंने कहा कि पड़ोसी का घर जब बर्बाद हो जाएगा तो उसकी एक दरार तो आएगी आपकी दीवार पर। लेकिन उसे यह सवाल असंगत लगा। उसने कहा कि ये तो अब रहने लायक ही नहीं है, हम कितने लाख रुपए लग जाएंगे। तो यह जो आया है, यहाँ तक जो हम पहुँच गए हैं। और दूसरा, कठोर, लगातार सख्त बनाया जा रहा है हिंदुओं का दिल, प्रचार के ज़रिए, सरकार के ज़रिए, बाकी लोगों के ज़रिए, जिसमें मुसलमानों को इस बात के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है कि उन्होंने हिंसा की। फिर यह भी कि उन्होंने अपने ऊपर हिंसा की, वे मुआवजे के लालची होते हैं और यही उनकी आदत होती है, और इसलिए उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत चिंता का विषय है। लेकिन क्या हम उन किस्सों से कुछ मदद लेकर आगे बढ़ सकते हैं? मैं यही बस इस बात पे मैं ख़त्म ही करना चाहती हूँ कार्यक्रम कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कितने भी लोग उधर चले गए हैं, उनसे ज़्यादा लोग इस तरफ हैं अभी बाकी। सिर्फ मुझे लगता है कि वो लोग खामोश हैं। उनकी इंसानियत उनको याद दिलाने की ज़रूरत है, उनको वो पुराना भारत याद दिलाने की ज़रूरत है। क्योंकि जहाँ हम लोगों को नफ़रत करना सिखा रहे हैं, मैं ये मानती हूँ कि इंसान नेचुरली, प्राकृतिक रूप से प्यार करने के लिए बना है, और उसको ज़बरदस्ती नफ़रत करना सिखाया जाता है। जैसे आपने कहा कि पड़ोसी, ये बहुत नेचुरल है कि आप पड़ोसी की मदद करें या उसे ख़तरे से बाहर निकालें या उसकी जान बचाएं। मुझे अभी भी लगता है कि हम सब लोगों को, आपको, मुझे, ख़ासकर वो लोग जो कि बेहतर दुनिया की का सपना रखते हैं, बराबरी की दुनिया का सपना रखते हैं, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उन लोगों के बीच समझ पैदा करने की ज़रूरत है, और बार बार उनको तलाश करके, उन्हें रोक के, उनका हाथ थाम करके सवाल भी पूछने की ज़रूरत है। और इसी वजह से ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था कुछ सवालों के जवाब तलाश करने के लिए। ऐसा लगता है कि कुछ और बड़े सवाल, कुछ और उलझे हुए सवाल हम आपके लिए छोड़ जा रहे हैं। ये कार्यक्रम देखिए और ये सवाल अपने आप से पूछिए, थोड़ा सा उलझिए, जल्दी सुलझ जाएंगे। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।